ध्यान दीजिएगा 11th क्लास चैप्टर स्टार्ट करें, वर्क पावर एनर्जी। समझिएगा वर्क पावर एनर्जी क्या मतलब होता है वर्क का, समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। दो टाइप के फोर्स तो होते ही हैं, मालूम है आपको। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? डायरेक्शन। समझिएगा बात को। तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और क्या? डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है तो कैसा फोर्स होगा? कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है तो फोर्स कैसा होगा? वेरिएबल। बात को समझिएगा। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, हमने उस पर फोर्स अप्लाई करा और जो बॉडी है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, ठीक है ना। वो जो बॉडी है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, मतलब वर्क हो गया। क्या हो गया? वर्क। जैसे है समझो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कोई ब्लॉक, मैंने ना इस पे फोर्स अप्लाई करा, एफ फोर्स, और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के डायरेक्शन सेम है। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा और बॉडी जो है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई या फोर्स के किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, मतलब वर्क हैज टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन whenever we applying a force on a body and body get displaced along the direction of force or in any component of force, then work is said to be done. ये मेरे पास ब्लॉक है, मैंने ये फोर्स अप्लाई करा और बॉडी डिस्प्लेस हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इधर काम करेगा? एफ कॉस थीटा। या डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा? एस कॉस थीटा। तो वर्क डन क्या होगा? एफ कॉस थीटा इनटू एस, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एफ पैरेलल इनटू एस। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई है उस डायरेक्शन में आखिर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट इज एफ कॉस थीटा। तो क्या आ गया वर्क डन? वर्क डन इज द फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या है? एफ एस कॉस थीटा तो है ही। समझ आ गया? आगे ध्यान दीजिए। हम सब जानते हैं वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है। तो मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। समझ में आ गया? क्या है भाई ये? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय द क्या? कांस्टेंट फोर्स। तो आप वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज द whenever we applying a force on a body and body get displaced along the direction of force. Whenever we applying a force on a body and body get displaced along the direction of force, then work is said to be done. तो याद रखें कि या तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स हो। समझ में आ रहा है? ये भी है और ये भी कह सकते हैं, F इंटू एस पैरेलल। समझ में आ गया? चलिए, यूनिट क्या होती है वर्क डन की? यूनिट जूल होती है। क्या होती है? जूल। इन सीजीएस, सीजीएस में क्या होती है? अर्ग होती है, अर्ग। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁷ अर्ग। इसके अलावा इसकी यूनिट किलोवाट आवर भी होती है, जो अपन आखिरी में पढ़ेंगे पावर के टर्म्स में। किलोवाट आवर होती है और क्या होती है? कैलोरी होती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं वर्क डन की। समझ में आ गया? डायमेंशन क्या होती है वर्क डन की? बताइए। डायमेंशन ml² T⁻²। समझ में आ गया? तो व्हाट इज वर्क डन? क्लियर हो गया? वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बावजूद इसके वर्क डन आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को मिलेगा और जीरो भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया बराबर से? चलिए आगे देखिएगा। अब इसके बाद होता क्या है? हम पढ़ चुके हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या? एफ एस कॉस थीटा। क्या पढ़ चुके हैं? एफ एस कॉस थीटा। बात को समझिएगा।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा बात को। W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। W क्या होगा? 0। अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि समझिएगा बात को, बहुत बार ये एग्जांपल आपके सामने आया होगा। ये जो मोबाइल है ये मेरे सर पे रखा है, ठीक है ना। मोबाइल का वेट मतलब मोबाइल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड है। मोबाइल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ? यहाँ। और ग्रेविटेशन कहाँ काम कर रहा है? यहाँ। तो मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन यहाँ वर्क कर रहा है। समझिएगा बात को, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? परपेंडिकुलर। भाई जिधर मैं मूव करूंगा उधर ही मोबाइल मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और ग्रेविटी कहाँ कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बात समझिए कि मैं भेजना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? इस डायरेक्शन में। तो टोटल वर्क डन क्या आ रहा है? 0। मतलब कि मोबाइल को सिर पे रख के या किसी भी बॉडी को सिर पे रख के मूव करने पे ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन क्या होता है? 0। कोई वर्क डन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा लकड़ी या गट्ठा उठाने में ही जितनी प्रॉब्लम है, उसके बाद रख के चलने में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या? 0। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? वर्क डन 0। समझ में आ गया पहला केस। दूसरा केस समझिए, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करें बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन मैक्सिमम होगा, Fs। वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम वर्क डन। आ गया समझ में? अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो 0 वर्क डन होगा, और उसके पैरेलल होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। आगे समझिए, हमने क्या देखा? ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा एक्यूट है, थीटा क्या है? एक्यूट, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, अगर थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90, हम सब जानते हैं कॉस की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो हमको मालूम है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, बावजूद इसके वर्क डन स्केलर भी होता है, सॉरी 0 भी होता है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है। आ गया समझ में? तो ये क्या समझ लिया आपने? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। क्लियर है बेटा इसको? चलिए अब आगे समझिए, मैं क्या कह रहा था? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। समझिएगा अच्छे से, वर्क डन बाय क्या? वेरिएबल फोर्स। क्या कहानी है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की? हमने देखा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो फैक्टर्स हैं जिनके टर्म्स में वो वेरी कर सकती है, ठीक है ना। अगर हम किसी बॉडी का या किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर देना तो भी फोर्स वेरिएबल है, अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देना वो भी वेरिएबल है। मतलब कि उसमें दो फैक्टर हैं चेंज होने लायक, ठीक है ना, जहां पे हम महसूस कर सकते हैं कि फोर्स में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये मैंने बोला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अब मैं बोल रहा हूं बाय वेरिएबल फोर्स। बात को समझिएगा, वेरिएबल फोर्स। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, या अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स वेरिएबल है। मैंने ये समझ लिया, अगर एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, अगर वेरिएबल फोर्स ने एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट करा, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट करा है, तो उस इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है वो क्या होगा? वेक्टर एफ डॉट वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मैं क्या बोलूं? अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, हम यूनिफॉर्मली नहीं चल सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट का फोर्स है, तो मैं एक छोटे से टुकड़े के लिए बात कर ले, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट, मतलब इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के लिए बात कर लें, उसका जो वर्क डन आएगा उसके बेसिस पे अपन पूरे क्या है सिस्टम का वर्क डन फाइंड कर लेंगे, है ना। तो DW क्या है? DW इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स F ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds। ds मतलब बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं ना। वेक्टर F को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप स्पेस में। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो सकता है?
एक्स आई कैप, या फिर डी एस है तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। क्लियर है? तो डी डब्ल्यू क्या होगा मालूम आपको, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर? तो आप क्या देख पा रहे हो, डी डब्ल्यू क्या आएगा मालूम आपको, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो ये इंटीग्रेशन लग जाएगा तीनों में। समझ में आ गया? कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, R1 से R2 तक या S1 से S2 तक। S1 इनिशियल पोजीशन है, S2 फाइनल पोजीशन है। इधर X1 से X2 तक, इधर Y1 से Y2 तक, इधर Z1 से Z2 तक। आ गया समझ में? तो ये क्या है, वर्क डन बाय द क्या, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द क्या, वेरिएबल फोर्स। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, ये भी देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ना, कुछ प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारे पैरामीटर आपको स्ट्रांग हो जाएंगे। समझ आ गया? जल्दी से इसको भी नोट करिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आगे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स है, मतलब कि फोर्स फंक्शन है। फोर्स किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है। क्या किसका फंक्शन है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना, इधर पे हमने रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, इधर पे क्या रखा है, फोर्स। ठीक है ना, फोर्स। तो ये किसका फंक्शन है, इधर पे फोर्स पोजीशन का फंक्शन है। समझिएगा, तो क्या देखा हमने, वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, और इस वेरिएबल फोर्स ने जो है तो इधर से इधर तक में इतना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स आई से एक्स एफ तक पहुंच गया। ठीक है ना, ये क्या है, फोर्स किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है इधर पे, और एक्स आई से कहां पहुंच गया, एक्स एफ तक। इस दौरान इसने कुछ एरिया कवर किया। ये जो मैं सेट कर रहा हूं ना, ये वो रीजन है जो फोर्स फंक्शन ड्यू टू द पोजीशन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है ना, वेरी कर रहा है। इसी शेडेड रीजन को महसूस कीजिएगा, ये शेडेड रीजन की डायमेंशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। दुनिया जानती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो आप वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आ गया समझ में? कैसे फाइंड करोगे आप, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझ में आ गया? और कैसे फाइंड करते हैं एरिया, इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ तक एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? कैसे आएगा, इनिशियल से फाइनल एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से अपन क्या है, ग्राफ के एरिया से भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्सर्ट होता है तो जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। आ गया समझ में? उसको अपन इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नोट करिए इसको भी। इस तरीके से ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, और वो क्या था, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। नोट कीजिए प्लीज, इनके जब सवाल होंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। ये सारी चीजें आपको स्ट्रांगली क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नोट करते जाइए हर चीज को। आगे समझिए, तो वर्क डन हो गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है ना, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाती हैं। आगे समझिएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी हो गया, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स भी हो गया, एरिया फैक्टर भी हो गया, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी हो गया। आगे समझिएगा, अब वर्क डन बहुत तरीके से, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द फ्रिक्शन फोर्स, बाय द स्प्रिंग, अच्छा ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन हो जाएगा, बाय द स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। समझिएगा, एक और बात याद रखें, वर्क डन में सबसे पहले जैसे वर्क डन होता है, ठीक है ना, वर्क डन में आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुई। ठीक है ना, बॉडी डिस्प्लेस हुई। जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आपने लगाया वही इसके डिस्प्लेसमेंट का कॉज हो, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आपने लगाया वही इसके डिस्प्लेसमेंट का कॉज हो, याद रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आपने लगाया वही इसके डिस्प्लेसमेंट का कॉज हो। दूसरा, टाइम इंडिपेंडेंट रहता है।
आपने किसी बार 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट किया 1 घंटे में और किसी बार 10 यूनिट डिस्प्लेसमेंट किया 1 ही घंटे में, तो उसको डिस्प्लेसमेंट से मतलब है टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है, टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है। बात को समझिएगा, पहला टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या, फोर्स इज नॉट अ कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहने का इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोर्स इज द कॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आपने लगाया वो डिस्प्लेसमेंट का कॉज बने ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जबरन नहीं है। होने को मैक्सिमम केसेस में होता है और कई केसेस में नहीं होता, ग्रेविटेशन वगैरह केसेस में नहीं होता है, तो कोई जबरन नहीं है। दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट है। तीसरा टाइप्स ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब कि एक्सिलरेटिंग मोशन है या रिटार्डिंग मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है, उससे मतलब नहीं है। कैसे भी मोशन हो, हमें तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है और कोई लेना देना नहीं है। वर्क डन में तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया। सबसे पहले तो फोर्स का जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आपने अप्लाई करा वो कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बने। दूसरा टाइम से कोई मतलब नहीं होता और तीसरा टाइप्स ऑफ मोशन से भी कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। समझ में आ गया। चलिए आगे समझिएगा आप। तो वर्क आपको समझ में आ गया, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। अब एक नई चीज बाय स्प्रिंग फोर्स समझिएगा। स्प्रिंग के लिए एक भाई साहब है हुक, रॉबर्ट हुक, और उन्होंने हुक्स लॉ दिया। समझिए हुक्स लॉ कहता क्या है, समझिएगा। हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मैंने एक लोड लगा दिया। क्या लगा दिया, लोड या फिर वेट। मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हो गया। अब स्प्रिंग यहां पहुंच चुकी है, लोड इधर पहुंच चुका है। मैंने फोर्स अप्लाई करा तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने फोर्स अप्लाई करा, कंप्रेस किया, तो भी इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले यहां था, अब यहां पहुंच चुका है। समझ में आया। कोई स्प्रिंग है मेरे पास, ये वॉल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे स्प्रिंग है। मैंने इसको बाहर खींच दिया, एक्सटेंशन हुआ। मैंने इसको अंदर धक्का दे दिया, कंप्रेशन हुआ। ठीक है ना। एफ एक्सटेंशन फोर्स, एफ कंप्रेशन फोर्स, दोनों केसेस हैं। मैं इस ब्लॉक की हेल्प से स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकता हूं, मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं। होना क्या है, मैं चाहे एक्सटेंशन की नियत से फोर्स एक्सर्ट करूं या कंप्रेशन की नियत से फोर्स अप्लाई करूं, दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का अमाउंट किसके बेसिस पे मेजर करते हैं अपन, उस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो हुक क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। क्या बोलते हैं हुक, इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग की बढ़ी हुई लेंथ और कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल क्या आएगा, माइनस के एक्स। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग कंप्रेशन देखने को मिलता है। हार्ड स्प्रिंग हुई तो उतने ही फोर्स में, हार्ड स्प्रिंग में उतने ही फोर्स में कम कंप्रेशन देखने को मिलता है, और सॉफ्ट स्प्रिंग हुई तो उतने ही फोर्स में बहुत ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिलता है या एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बोले सर सब कुछ सही है, माइनस क्यों है, माइनस बताता है रीस्टोरिंग। माइनस क्या बताता है कि फोर्स आपने जिधर लगाया है इसका रिस्पॉन्स उसके अपोजिट आना है। कैसे, मैंने एक्सटेंड करा, जब मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, फटाक से अपने आप को ये क्या कर लेगा, अपनी सिचुएशन पे रिगेन कर लेगा। क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। अगर मैंने इसको कंप्रेस करा, जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा ये वापस क्या करेगा, अपनी सिचुएशन को रिगेन कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो जो उस पे फोर्स लगा है ना वो रीस्टोरिंग है। कैसा है वो, रीस्टोरिंग। माइनस साइन यही शो करता है कि जो आपने अप्लाई करा है ना ये अपने आप को आपके अगेंस्ट ले जाएगा। कंप्रेस करेंगे तो एक्सटेंड कर लेगा और एक्सटेंड करेंगे तो कंप्रेस कर लेगा। आ गया समझ में, कुछ मुश्किल है नहीं ना। तो माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो करता है कि फोर्स कैसा है, रीस्टोरिंग है। कैसा है, रीस्टोरिंग। चलिए आखिरी बात समझिएगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्या, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। हुआ क्या,
मान लीजिए मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा, ठीक है ना, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला dx, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो मैंने क्या करा, वो जो dw है थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का f इंटू कितना होगा dx होगा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, ठीक है ना। कब, जब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो, इनिशियल से फाइनल तक। देख लो भैया f का फॉर्मूला क्या है माइनस के एक्स, इनिशियल से फाइनल तक, माइनस के कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है एक्स स्क्वायर बाई 2, इनिशियल से फाइनल तक। चलो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया भैया वर्क डन। किसी भी स्प्रिंग को xi से xf तक एक्सटेंड करने में या कंप्रेस करने में इतना वर्क होगा, माइनस के बाई 2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स आई 0 है और एक्स एफ जो है क्या है x है, तो क्या मिलेगा वर्क डन मालूम आपको, माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर। ये क्या है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्लियर हो गया, क्या मुश्किल है। तो वर्क डन फ्रिक्शन का अपन ऑलरेडी फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं ना अपन, स्टैटिक काइनेटिक दोनों पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन आगे पढ़ेंगे और स्प्रिंग फोर्स ये सामने। समझ में आ गया, कुछ मुश्किल लग रही है आपको, बोलो जल्दी से, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। के क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ आ गया। तो व्हाट इज वर्क डन whenever we applying a force on a body and body get displaced along the direction of force or in any component of force then work is said to be done। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, अर्ग होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। वर्क कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, बावजूद इसके वर्क आपको पॉजिटिव भी मिलेगा नेगेटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलेगा। समझ आ गया। दूसरी चीज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो भी निकाल लिया आपने। एरिया है ना, एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व शोज द वर्क डन, ठीक है ना, वही आपको मालूम चल गया। दो टाइप के वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और क्या नेगेटिव वर्क डन, वो भी आप एरिया इंटरप्रिटेशन से देख सकते हैं। समझ आ गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले अपन इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट आता है अपन बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज, देखिएगा क्वेश्चन है आपको गिवन है कांस्टेंट फोर्स, कितना गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k न्यूटन, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स है ये। और गिवन है पार्टिकल डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन r1 टू r2, ठीक है ना। तो r1 कितना दिया आपके सामने, r1 दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। और r2 कितना दिया है i माइनस जे माइनस प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k। समझिएगा, पहले r1 पे था अब r2 पे पहुंच चुका है। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, क्या आएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिएगा i माइनस आई 2i, j माइनस जे 2j, 3 माइनस 2 कितना 5k। यह आ गया डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या पढ़ा अपन ने, वेक्टर f डॉट वेक्टर s, 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 5k, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आएगा बताइएगा 12 जूल। क्या प्रॉब्लम बताइए, आया समझ में, इजी है ना बहुत। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए थ्री कांस्टेंट फोर्सेस F1, F2 एंड F3। समझिएगा तीन तीन फोर्सेस है और तीनों के तीनों कांस्टेंट फोर्सेस है, ठीक है। देखिए क्या क्या है, कौन कौन से फोर्सेस है, 2 3 2 2 माइनस 3 2, ठीक है। दूसरा कौन सा है 1 1 1, और तीसरा कौन सा है 3 1 माइनस 2,
ये 3 फोर्सेस थे, ठीक है ना। और क्या गिवन है, इन न्यूटन डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना, देन टू दिस डिस्प्लेसमेंट बीइंग मेजर्ड इन मीटर्स, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, ठीक है ना। एक पार्टिकल को इधर से इधर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं 2 to 0 पे। देख लीजिएगा, पहला पोजीशन क्या है, -1 1 -1 2 1 -1 2, और दूसरा पोजीशन क्या है जहां पे डिस्प्लेस हुआ है, -1 -1 3 -i -j +3, ये आ गया। तो जब हमने ये 3 कांस्टेंट फोर्सेस किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे अप्लाई करें, तो पार्टिकल पहले इधर पे था और इधर पे डिस्प्लेस हो गया। पहले तो अपन F टोटल फाइंड कर लें या F नेट फाइंड कर लें, वेक्टर में नेट कहलाता है। 32516 i कैप -j कैप -k कैप, क्लियर। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बताइए, -2i कैप 0 + k कैप, और वर्क डन क्या होता है, F नेट डॉट s, समझिएगा आगे। F नेट कितना बताइए, 6i -j -k डॉट -2i + k, समझिएगा बात को, -12 -1 कितना आएगा, -13 जूल। कितना वर्क डन आया बताइए, -13 जूल। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, बोलिएगा, समझ आ गया। तो एक फोर्स हो या मल्टीपल फोर्सेस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वेक्टर में है तो वेक्टर सम ही लेंगे, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जल्दी इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, बताएं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मैंने आपको वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला वगैरह सभी कुछ बता रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, हमें कैसे करना है वो देखना है। देखिएगा, फोर्स दिया है 6xi कैप + 2yj कैप, समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन, 6xi कैप + 2yj कैप, खुद ही दिख रहा है आपको, x और y पर डिपेंड कर रहा है, 2y है कि 2x है, 2y है, x और y पर डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली वेरिएबल फोर्स है, ठीक है ना। दूसरा समझिए क्या कहानी है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम r1 to r2, r1 कितना है, r1 है 3i + 8j, 3i + 8j, और r2 कितना है बताइए, r2 कितना है 5i - 4j, 5i - 4j, समझिएगा। पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो भाई, 2i - 12j, समझ आ गया। आपको वर्क डन चाहिए, वेरिएबल फोर्स है, तो क्या था वर्क डन मालूम आपको, x1 से x2 fx dx प्लस y1 से y2 fy dy, मालूम है आपको अच्छे से, समझ आ गया। चलिए, x1 कितना है पोजीशंस पे, x1 कितना है 3, x2 कितना है 5, fx कितना है 6x dx प्लस y1 कितना है 8, y2 कितना है -4, fy कितना है 2y dy, क्लियर। आगे देखो, 6x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3x², 3 to 5, 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा y², 8 to -4। जल्दी से वैल्यू पुट करिए, 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझिएगा। 3 25 - 9 कितना आएगा 16, कितना आएगा -48, + 48 - 48, कितना वर्क डन हुआ बताइए, 0 वर्क डन। कितना वर्क डन बोलिए, 0 वर्क डन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलिएगा, आ गया समझ में, बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने ये बता रखा, ऑलरेडी बता रखा है, कोई मुश्किल है, ये चीज मैं आपको वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला बता चुका हूं। क्लियर हो गया, नोट करिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेरिएबल फोर्स है हमारे पास F = 3x + 5 न्यूटन, और एक ऐसा वेरिएबल है डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, क्लियर, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, ठीक है। एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, और हमने बताया था आपको वेरिएबल फोर्स अगर फंक्शन ऑफ
पोजीशन है, वेरिएबल फोर्स क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो हम ग्राफिकल मेथड से भी उसको क्या है ऑपरेट कर सकते हैं, उसका वर्क फाइंड कर सकते हैं। और एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इक्वल 2 से लेके एक्स इक्वल 4 तक। समझिए ये एक्स इक्वल 2 है और ये एक्स इक्वल 4 है, ठीक है ना। ये फोर्स का वेरिएशन देखा हमने, ठीक है। ये जो रीजन है यही तो वर्क डन है, समझ रहे हैं ना। हमने आपको बताया था वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या था, वर्क डन इज द क्या, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक। एफ का वैल्यू कितना जल्दी बता दो, 3x + 5 dx। और 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x² 2 और 5 का क्या होगा 5x, 2 to 4। चलो सॉल्व करो, 3/2 बाहर है, अपर लिमिट 16, 5 × 4 माइनस 3/2 बाहर है, लोअर लिमिट 5 × 2। आगे समझिएगा, 2 8 = 16, 2 2 4, क्या आएगा 8 3 = 24, 5 4 = कितना 20, माइनस 3 2 = 6, 5 2 = 10। आगे समझिएगा, 44 - 16 कितना आएगा 28 जूल। क्या प्रॉब्लम है, तो ये वेरिएबल फोर्स जो कि फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ठीक है। तो इसका वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्या होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्लियर है, नोट करिए, 28 जूल आंसर आ गया। अब आगे समझिएगा, एक और क्वेश्चन देख लो। ये तो तब था जब हम जज करें कि हमें किस तरीके से एरिया फाइंड करना है। अगर हमें खुद ही कर्व दे दिया जाए, ठीक है ना, खुद ही ग्राफ दे दिया जाए और फिर पूछे कि वर्क डन फाइंड करो, तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। समझिएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया है आपको, समझिएगा। ये 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये 40 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है 60 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है 70 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया। और इधर पे फोर्स है न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है और फोर्स न्यूटन में। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत गड़बड़ होती है। इधर 5 न्यूटन है, इधर तक 10 न्यूटन है ना, और इधर तक 5 न्यूटन है और इधर तक कितना है 10 न्यूटन, ठीक है ना। समझिएगा, आगे नोटिस कीजिए, हमको चाहिए वर्क। कुछ क्वेश्चंस इसमें पॉइंट्स है, जैसे कि हमसे कोई पूछे कि भाई 20 सेंटीमीटर के एंड पे कितना वर्क होगा, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर के एंड पे कितना वर्क होगा। तो देख लीजिए W1, वर्क डन का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ द ग्राफ हाफ ऑफ बेस। बेस मतलब 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 20/100, हाइट कितना 10, ये आ गया, लो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 जूल। अगले में पूछता है एंड द एंड ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के एंड पे, तो 20 तक का तो मालूम है अपन को, 20 के बाद क्या है रेक्टेंगल है, 20 तक कितना है 1 जूल। और फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस मतलब 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट मतलब 10 न्यूटन, ये कैंसिल हो गया। क्लियर, तो क्या आ जाएगा W2 = 1 जूल प्लस 2 जूल, कितना आ गया बताइए 3 जूल। समझ में आ गया। इसके बाद पूछता है अगर कि 60 सेंटीमीटर के एंड पे क्या होगा, किधर पे 60 सेंटीमीटर। अगर आप गौर से देखें तो ये रीजन और ये रीजन, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन तक जाता है, ये भी 10 न्यूटन तक जाता है। 50 और 60 का मिडिल है, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल है, तो 50 और 60, 50 से लेके 60 तक जो नेट वर्क डन है वो 0 है। अब कहाँ तक बचा 50 तक का, पूछा हमसे 60 तक है, कहाँ तक पूछा है एट द एंड ऑफ 60 सेंटीमीटर, लेकिन ये पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 50 तक बचा, तो क्या आएगा बताइए, ट्रेपेजियम बन जाएगा, या फिर ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ले लो। तो इस ट्राइंगल का है 1 जूल और इस रेक्टेंगल का क्या होगा मालूम आपको, बेस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 10, 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 1 जूल प्लस 3 जूल क्या आएगा 4 जूल, ये आ गया। क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है ना। आपको ग्राफ दिया था, पूछ रहा था वर्क डन बताइए, इस केसेस में मैंने बता दिए। ये एंड ऑफ 20 है, मैं लिख देता हूँ,
एंड ऑफ 20 है, ये एंड ऑफ 40 है, लो भाई, और ये एंड ऑफ 60 है, ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए। क्लियर? बस याद रखना डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, सबसे गड़बड़ हो जाती है सेंटीमीटर मीटर वाली। फिजिक्स में यूनिट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैल्यू गिवन कैसे है, समझ आ गया? चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए। लगभग जितनी भी वैरायटी मैंने आपसे इस टॉपिक में डिस्कस करी है, लगभग हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपके सामने आता जा रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको शायद बताया था वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, उसका भी एक क्वेश्चन चलिए कराते हैं, ठीक है। समझिएगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है थीटा एंगल पे, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए ये वॉल है, रिजिड वॉल है, इससे एक स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है, ठीक है ना। अभी ना ये इक्विलिब्रियम में है, कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में। हम इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फोर्स एक्सर्ट करके हम क्या करेंगे, इसको रिलैक्स्ड पोजीशन में लाएंगे। अभी ये कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में है, और हम इसको कहाँ लाएंगे? रिलैक्स्ड पोजीशन पे लाएंगे। कहाँ लाएंगे? रिलैक्स्ड। अभी हो सकता है इसमें इनिशियल एक्सटेंशन कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। इनिशियल एक्सटेंशन क्या हो? x1 हो। कितना हो? x1 एट रिलैक्स्ड पोजीशन, एट रिलैक्स्ड पोजीशन एक्स एफ बराबर क्या होगा? 0। अभी इनिशियल एक्सटेंशन कितना है? x1 है। आई कितना है बताइए? x1। xi कितना है? x1। और रिलैक्स्ड पोजीशन पे xf कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझिए, इसको अपन क्या फ्री बॉडी डायग्राम देते हैं। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा mg डाउनवर्ड, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो ये क्या होगा? mg cos थीटा। ये क्या होगा? mg sin थीटा। जिस समय पे इक्विलिब्रियम था, जिस समय पे एक्सटेंशन x1 था, उस समय पे mg sin थीटा बैलेंस कर रहा था एक्सटर्नल फोर्स को, या स्प्रिंग फोर्स को। एट इक्विलिब्रियम mg sin थीटा जो है बैलेंस कर रहा था किस? स्प्रिंग के एक्सटर्नल फोर्स को। तो mg sin थीटा, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बताइए? kx1। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बताइए? kx1। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? mg sin थीटा बाई क्या? k। आगे समझो, हमने बताया आपको वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या बताया है? हाफ ऑफ k x i स्क्वायर। हमने क्या बताया भाई? एक्स एफ तो 0 है ना, एक्स एफ अगर 0 है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? हाफ ऑफ के एक्स आई स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स आई स्क्वायर। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है? x1 की mg sin थीटा बाई के, mg sin थीटा बाई क्या? के होल स्क्वायर, ठीक है। x1 का स्क्वायर है, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। हाफ ऑफ के बाई के स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक के से एक के कट जाएगा, क्या बचेगा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ नहीं आई? जल्दी बोलो, क्या मुश्किल लग रही है आपको? बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गई? वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया? ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको साथ टॉपिक में डिस्कस करी हैं, उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ चुके हैं। मुझे लगता है अब कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा आपसे बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आप सारी चीजें प्रिपेयर हैं डेफिनेटली बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तब तक आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, जो मैंने लेक्चर भेजा उसको बहुत ध्यान से देखिए, अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करिए, और कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सॉल्व करिए। एक भी डाउट आ जाए मुझे कॉल मैसेज करिए। क्लियर है ना? नोट कीजिए प्लीज।